द लास्ट लेक्चर क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं 5.1 का क्वेश्चन सेकंड। इसमें क्या गिव अ डेफिनेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स और आर देयर टर्म्स अदर टर्म्स नीड टू बी डिफाइंड फर्स्ट, व्हाट आर दे एंड हाउ माइट यू डिफाइन दैम। इसने कहा है कि नीचे कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, उसके पहले हमें कुछ डिफाइन करना है, अगर करना है तो क्या डिफाइन करना है ये बताना है। जैसे क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं आपको बताती हूँ क्या चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ेगी। लाइक आपको पॉइंट की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। अब इसमें क्या है, अब पॉइंट क्या होता है, स्मॉल डॉट होती है। अगर हम किसी शार्प पेंसिल को भी ऐसे मतलब शार्प पेपर शीट पेपर पे ऐसे लगा दें तो वो पॉइंट बन गया, ठीक है। इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती, सिर्फ एक पोजीशन होती है। ये लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको बताया है। ये कुछ टर्म्स हैं जो आपको आगे नीड पड़ेगी, मैं आपको वो बता रही हूँ। लाइन, स्ट्रेट लाइन होती है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन क्या होती है, स्ट्रेट क्रीज होती है। अगर हम किसी पेपर को फोल्ड कर दें, लाइक ऐसे फोल्ड कर दें, मैं बिल्कुल स्ट्रेट अगर नहीं हो पाया देख लेना एक बार, ये स्ट्रेट क्रीज अगर बन जाएगी, अगर हम इसको करेक्ट खोल लेंगे तो एक लाइन बन जाएगी, ठीक है। स्ट्रेट क्रीज ऑब्टेन बाय फोल्डिंग अ पेपर एंड एज ऑफ अ रूलर, एग्जाम्पल्स हैं। उसके बाद एक्चुअल में लाइन है क्या, लाइन होती है जिसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं इंडेफिनेटली इन बोथ डायरेक्शंस। ये भी हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया हुआ था। उसके बाद है प्लेन। प्लेन में क्या है, सरफेस ऑफ अ स्मूथ वॉल और द सरफेस ऑफ द शीट ऑफ पेपर आर कॉल्ड क्लोज एग्जाम्पल है प्लेन। ये भी जैसे मैंने कहा था प्लेन का एग्जाम्पल मैंने ये दिया था आपको। तो कोई स्मूथ वॉल का अगर सरफेस है, शीट का मतलब एक्चुअली इसको मतलब क्या है, सरफेस को बोलते सतह है। कोई स्मूथ वॉल है, कोई शीट है, उसका ऊपर वाला हिस्सा अगर हम बोलते हैं तो प्लेन का एग्जाम्पल ही है। उसके बाद रे भी आपको पता है, वन पॉइंट पे अपन इसको मतलब वन साइड इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, लाइक ये जैसे है हमारे पास। A part of line which has only one end point A and contains the point B is called a ray AB। प्रॉपर डेफिनेशन ये है। वैसे अगर आपको बताएं कि वन साइड एक्सटेंडेड है। आगे एंगल भी पता है आपको। एंगल क्या होता है, दो नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स हैं जिनका कॉमन इनिशियल पॉइंट होता है, उनका ज्वाइनिंग पे एंगल बनता है। जैसे ये हो गया, ये एंगल होता है, ये हो गया। वही इसने बोला है, एंगल इज द यूनियन ऑफ टू नॉन कॉलिनियर रेज, पॉइंट ने रेज विद कॉमन इनिशियल पॉइंट। जैसे ये रे होगी और ये रे हो गई, तो ये एंगल बन गया, ठीक है। उसके बाद है सर्कल। सर्कल में क्या, अ सर्कल इज द सेट ऑफ द पॉइंट्स इन अ प्लेन। अब इसमें प्लेन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी ना हमें। उस डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट रिमेन कांस्टेंट। क्या सर्कल होता क्या है, अगर हम एक पॉइंट के अबाउट ऐसे ड्रॉ करते हैं, एक पाथ सा होता है, आगे दिखाया होगा मैंने आपको ड्रॉ करके। एक सेकेंड, जैसे ये चीज़ है, तो इस पॉइंट के अबाउट मूव कर रहे हैं हम लोग। वही इसने बोला है, अ सर्कल इज द अ सर्कल इज द सेट ऑफ द पॉइंट्स इन अ प्लेन हुज डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट रिमेन कांस्टेंट। क्योंकि ये डिस्टेंस क्या होता है, रेडियस, और ये हर जगह से क्या होता है, सेम होता है बाउंड्री पॉइंट तक, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, और जो फिक्स पॉइंट होता है जिसके अबाउट घूमता है उसको हम सेंटर बोलते हैं, ये भी आपको पता है। उसके बाद कोऑर्डिनेटर। कोऑर्डिनेटर क्या होता है, क्लॉज फिगर होती है, 4 लाइन सेगमेंट से बनती है। अब आनो सम पे पैरेलल लाइन डिफाइन करनी है। पैरेलल लाइंस क्या होती है, जो कभी मीट नहीं करती और उनमें डिस्टेंस क्या रहता है, सेम रहता है। जैसे मैंने एल और एम ड्रॉ किया तो ये डिस्टेंस सेम रहेगा। तो अगर हमने पैरेलल लाइंस को डिफाइन करना है, मेन क्वेश्चन आपका ये है, तो इसके लिए आप क्या डिफाइन करेंगे, पॉइंट को, लाइन को, डिस्टेंस की नॉलेज भी होनी चाहिए मेनली। मतलब जब आप इस क्वेश्चन को कॉपी पे करेंगे पहले ये डेफिनेशंस लिख देंगे, ठीक है। पेपर में तो अगर आपको पैरेलल लाइंस का कॉन्सेप्ट आ गया तो उसके लिए पहले आप पॉइंट को डिफाइन करके आएंगे, फिर लाइन को, फिर डिस्टेंस के बारे में कि डिस्टेंस क्या होता है दो लाइनों के बीच में, ठीक है। और उसके बाद पैरेलल लाइंस आपको पता ही है जो कभी मीट नहीं करती। फिर परपेंडिकुलर लाइंस हैं, ऐसी लाइंस जो एक दूसरे को कहाँ मिलती हैं, 90 डिग्री के एंगल पे। तो इसके लिए पहले आपको क्या डिफाइन करना पड़ेगा, लाइन को और एंगल को। वो पहले आपको बता चुकी हूँ। मतलब इस क्वेश्चन को अगर पेपर में अटैम्प्ट करके आना है तो पहले आप लाइन को डिफाइन करेंगे, फिर आप एंगल को डिफाइन करेंगे। उसके बाद है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होती है, एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक ड्रॉ की जाती है, ठीक है। तो इसको भी अगर आप डिफाइन करके आएंगे पेपर में तो उसके लिए आपको पहले क्या दिखाना पड़ेगा, पॉइंट और लाइन, ठीक है। हाँ, पॉइंट को भी डिफाइन करेंगे और लाइन को डिफाइन कर देंगे, ठीक है। इसके बाद आपने एक सेकेंड, बुक में आपका क्वेश्चन है, पहले पैरेलल लाइंस था, परपेंडिकुलर लाइंस था, फिर लाइन सेगमेंट था। तो लाइन सेगमेंट की मैंने आपको बता दिया, लाइन सेगमेंट होता क्या है। इसके लिए पहले आपको क्या डिफाइन करना पड़ेगा, पॉइंट को भी डिफाइन कर सकते हैं, लाइन को भी डिफाइन कर सकते हैं, उसके बाद लाइन सेगमेंट को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद रेडियस ऑफ अ सर्कल है।
रेडियस ऑफ अ सर्कल अभी तो बताया है कि एक पॉइंट के अबाउट एक पाथ मूव करता है उसको सर्कल बोलते हैं, और वो एक सेंटर होता है फिक्स पॉइंट, और जो डिस्टेंस होता है वो सेम रहता है। तो डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द सर्कल टू एनी पॉइंट लाइंग ऑन द सर्कल, एक्चुअल में रेडियस यही चीज़ होती है ना, ये डिस्टेंस, कोई पॉइंट सेंटर और बाउंड्री पे जो पॉइंट होता है उन दोनों के बीच का गैप होता है। तो आपको सर्कल के लिए डिफाइन करना पड़ेगा पॉइंट को भी और सर्कल को भी। उसके बाद है स्क्वायर। रेडियस ऑफ अ सर्कल के लिए आपको पॉइंट और सर्कल को डिफाइन करना है। उसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है स्क्वायर का। स्क्वायर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एंगल को डिफाइन कर दीजिए, क्लोज फिगर को डिफाइन कर दीजिए, क्वाड्रिलेटरल को। उसके बाद स्क्वायर बता दीजिए क्या होता है। 4 लाइन सेगमेंट से बनी एक फिगर होती है और कॉर्नर्स पे राइट एंगल होते हैं, चारों साइड्स इक्वल होती हैं, बस ये बताना है, ये आप खुद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर 2 पोस्टलेट्स गिवन बिलो, गिवन एनी 2 पॉइंट्स distinct points A and B, there exists a third point C which lies in the between A and B। फिर दूसरा है there exist at least 3 points that are not on the same line। 2 पॉइंट हमें दिए हुए हैं पोस्टलेट्स, इन्होंने कहा है ये कंटेन करते हैं किसी अनडिफाइंड टर्म को बताइए, और अगर ये कंसिस्टेंट हैं तो बताइए, और ये बताइए कि ये यूक्लिड को फॉलो करते हैं कि नहीं पोस्टलेट्स के। अब ये है कि उसने पहले बोला है कि कोई 2 पॉइंट हैं, उसके बीच में एक पॉइंट सी लाई करता है। फिर उसने बोला है कोई 3 पॉइंट्स हैं जो सेम लाइन पे नहीं हैं। तो पहली बात तो इसमें क्या है, अनडिफाइंड टर्म्स हैं, कौन कौन सी हैं, पॉइंट और लाइन, जो उन्होंने बताया ही नहीं हमें, सीधा ही लाइन की पॉइंट की बात की गई और लाइन की बात की गई, पर डिफाइन तो नहीं किया। कंसिस्टेंट हैं, क्यों कंसिस्टेंट है, क्योंकि ये 2 अलग अलग बातें कर रहे हैं, आप ये पूरा लिखेंगे। पहली बात क्या है, 2 पॉइंट है ए और बी, जहाँ पे एक सी पॉइंट लाई करता है, लाइंग ऑन द लाइन इन बिटवीन दैम। दूसरा है गिवन पॉइंट्स ए एंड बी, एक सी पॉइंट है नॉट लाइंग ऑन द लाइन थ्रू ए एंड बी। पहले तो ये बोल रहा है कि सी लाई करता है, दूसरे में नॉन कोलिनियर पॉइंट्स बोलने हैं उसने। नॉन कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, जो मतलब एक ही लाइन पे नहीं होते, ठीक है। अब उसके बाद वो कोई पोस्टलेट को तो फॉलो कर ही नहीं रहे, आपने पोस्टलेट्स पिछले लेक्चर में सुने हैं, ठीक है। अब बाद में लिखेंगे नहीं ये कोई पोस्टलेट को फॉलो नहीं करते, एग्जाम को फॉलो करते हैं। कौन सा एग्जाम, 5.1 है आपका, 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स देयर इज अ यूनिक लाइन दैट पासिस थ्रू दैम। हमने किया था ना, 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट से एक ही लाइन पास करती है, इस एग्जाम को वो फॉलो करते हैं। पोस्टलेट तो कोई ऐसा आया ही नहीं जिसमें इसकी बात की गई हो, इसकी और इसकी। इससे हमने कंक्लूजन निकाला है किसको फॉलो कर रहे हैं, एग्जाम को। और एग्जाम कौन सा है आपका, बता ही दिया मैंने आपको, 5.1 है, ठीक है। और 5.1 में क्या है कि 2 पॉइंट से एक यूनिक लाइन पास करती है, ठीक है। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या था, 4th मैंने आपको करवाया नहीं है, 4th से पहले मैंने आपसे डिस्कस कर लिया 5th। तो पहले 4th करना पड़ेगा हमें। 4th में क्या था, ए पॉइंट सी लाइज बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी सच दैट ए सी इक्वल टू बी सी आपको गिवन है, प्रूव करना है ए सी इक्वल टू हाफ ए बी। देखिए ये है, एक मैंने लाइन ले ली या 2 पॉइंट ले लिए ए बी, ज्वाइन करके बीच में सी डाल दिया, क्योंकि उसने कहा सी इन दोनों के बीच में लाई करता है। ए सी इक्वल टू बी सी आपको गिवन है, ये आपको प्रूव करना है। अब ए सी इक्वल टू बी सी गिवन है, दोनों आपस में इक्वल हैं, दोनों में मैंने ए सी ऐड कर दिया। कौन सा लग जाएगा यहाँ पे, इक्वल्स आर एडिड टू इक्वल्स, देन द होल आर रिमाइंडर्स आर, ये आपका लगेगा, हाँ, इक्वल्स आर एडिड टू इक्वल्स, द होल्स आर इक्वल्स, ठीक है। उसके बाद ए सी प्लस ए सी, बी सी प्लस ए सी हो गया, ए सी ऐड कर दिया, ये 2 ए सी बन गया। बी सी प्लस ए सी को उल्टा करके लिख दिया ए सी प्लस बी सी, ए सी प्लस बी सी करेंगे तो ए बी बन जाएगा। तो ए सी प्लस बी सी क्योंकि लाइन के ऊपर ही है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ए बी बनेगा। तो 2 ए सी क्या आ गया, ए बी के इक्वल, ए सी क्या आ गया, हाफ ए बी के इक्वल। यही हमने प्रूव करना था। अब क्वेश्चन 5th में ये कॉन्सेप्ट यूज़ होगा। क्वेश्चन 5th में इसने कहा कि एक लाइन सेगमेंट है, उसका एक ही मिड पॉइंट होता है, हमें ये प्रूव करना है। हमने मान लिया ए बी है, मान लिया हमने इसके 2 मिड पॉइंट हैं सी और डी, ऐसी जस्ट अज्यूम दैट ए बी हैविंग 2 मिड पॉइंट्स दैट इज सी एंड डी। आप लिखेंगे लेट ए बी हैविंग 2 मिड पॉइंट्स सी एंड डी। तो हमारे पास बाई मिड पॉइंट 4th क्वेश्चन से ए सी क्या है, 4th क्वेश्चन प्रूव कराना, वहाँ पे हाफ ऑफ ए बी है, ए डी क्या है, हाफ ऑफ ए बी। क्योंकि देखो अगर वो मिड पॉइंट है, सी बीच में लाई करता है तो ए सी भी हाफ ऑफ ए बी बनेगा, अगर डी मिड पॉइंट है तो ए डी भी हाफ ऑफ ए बी बनेगा। अब ए सी भी ए बी के इक्वल है हाफ ऑफ के, और ए डी भी हाफ ऑफ ए बी के इक्वल है, दोनों सेम थिंग्स के इक्वल है, तो दोनों आपस में भी क्या होंगे, इक्वल। ये भी लगा सकते हैं आप यूक्लिड का, ठीक है, कॉन्सेप्ट। ये आपका लगेगा थिंग्स
विच आर इक्वल टू सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर, ये लग जाएगा। नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों को सब्ट्रैक्ट कीजिए, सेकंड माइनस फर्स्ट, इसको सेकंड लेबल कर दीजिए और इसको 1 सेकेंड, इसको फर्स्ट लेवल कर दीजिए। तो दोनों को जब हम माइनस करेंगे, ए डी माइनस ए सी इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी माइनस हाफ ऑफ ए बी बन जाएगा। ये कट जाएंगे, 0 आ जाएगा। दोनों का डिस्टेंस 0 है, सी ओ डी का, मतलब ए डी माइनस ए सी 0 है, ऐसे था ना, ए डी माइनस ए सी 0 हो गया। एक्चुअल में क्या हो गए, दोनों पॉइंट कोइंसाइड कर गए। या यूँ बोल दो, अगर आपने ऐसे नहीं करना, ए सी भी हाफ ऑफ ए बी के इक्वल है, ए डी भी हाफ ऑफ ए बी के इक्वल है, थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर, तो ए सी इक्वल ए डी हो गया। पर हम तो क्या कह रहे थे कि ये दोनों अलग अलग मिड पॉइंट हैं। अब ए सी और ए डी आपस में इक्वल है, तो इट मीन्स दोनों पॉइंट क्या हैं, एक हैं। आप आगे ये भी लिख सकते हैं, ये क्या पॉइंट दोनों क्या कर गए, कोइंसाइड कर गए। अगर ये कोइंसाइड कर गए तो दोनों एक ही पॉइंट है। अगर दोनों एक ही पॉइंट है तो हमारा जम्पशन क्या है, रॉन्ग है। लास्ट में लिखोगे आवर assumption is wrong that AB has 2 midpoints, so a line segment only having 1 midpoint प्रूव हो गया। ठीक है। फिर 5.1 का लास्ट क्वेश्चन है कि एक्सियम जो 5 है यूक्लिड का, यूनिवर्सल ट्रुथ क्यों है। ऑब्वियसली यूनिवर्सल ट्रुथ है, वो होल इज़ ग्रेटर देन 1 पार्ट वाली बात है, वो वाला एक्सियम है, तो हर जगह पे लाइक होता है। तो ये क्या है, आप बोलोगे इट लाइंग इन इट इज़ ट्रू इन ऑल सिचुएशन, सो इट इज़ यूनिवर्सल ट्रुथ, ये वाला क्वेश्चन। अभी साथ ही साथ मैं आपको 5.2 भी स्टार्ट करवा रही, 2 क्वेश्चन ही हैं। इसने बोला 5.2 में हाउ वुड यू री राइट यूक्लिड फिफ्थ पोस्टुलेट सो दैट इट वुड बी ईजियर टू अंडरस्टैंड। सिंपल है, ये लिख दीजिए। फिफ्थ पोस्टुलेट मैंने आपको पिछले लेक्चर में समझाया था, उसका री राइट वर्जन है 2 डिस्टिंक्ट इंटरसेक्टिंग लाइन्स कैन नॉट बी पैरेलल टू द सेम लाइन। बस ये लिख देंगे आप कि 2 अगर आपके पास इंटरसेक्टिंग लाइन्स हैं, ठीक है, क्या लिखा है, 2 डिस्टिंक्ट इंटरसेक्टिंग लाइन्स कैन नॉट बी पैरेलल टू द सेम लाइन। 2 इंटरसेक्टिंग लाइन्स एक लाइन के पैरेलल नहीं हो सकती, कैन नॉट बी पैरेलल टू द सेम लाइन, ये वर्जन उसका आप लिखेंगे। फिर है सेकंड क्वेश्चन, डज यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट इम्प्लाई द एग्जिस्टेंस ऑफ द पैरेलल लाइन्स। एक्सप्लेन। ऑब्वियसली कर रही हैं कि जो फिफ्थ पोस्टुलेट है वो पैरेलल लाइन्स को बता रहा है कि नहीं, बता तो रहा है। कैसे, क्या था, यस, इफ़ अ स्ट्रेट लाइन L falls on 2 lines M and such that sum of the interior angles on the same side of L is 2 right angles, then by Euclid's fifth postulate line M and L will not be meet on this side of L। तो फिफ्थ पोस्टुलेट था क्या, वैसे आपके पास स्ट्रेट लाइन है, फॉलिंग ऑन द 2 straight line makes interior angle on the same side if taken together less than 2 right angle, then the 2 straight lines if produced indefinitely meet on the side, the sum of angles is less than 2 right angles। ठीक है, तो ये चीज़ थी। तो ऑब्वियसली पैरेलल लाइंस के कॉन्सेप्ट को ही क्लियर कर ही रहा है, क्योंकि इसने क्या कहा था, स्ट्रेट लाइन है, फॉल कर रही है 2 स्ट्रेट लाइंस पे, मेक्स इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ इट टेकन टुगेदर लेस देन 2 राइट एंगल्स। नहीं कहा था, एक स्ट्रेट लाइन है, 2 स्ट्रेट लाइन पे फॉल कर रही है, तो सेम साइड पे जो एंगल बन रहे हैं तो उनका अगर हम सम लें तो 2 राइट एंगल्स को फॉलो करता है। ठीक है, देन द 2 स्ट्रेट लाइंस if produced indefinitely meet on the side on which the sum of angle is less than 2 right angles, ये बोला था उसने। ठीक है, तो वहाँ पे हमारे पास पैरेलल लाइंस का कॉन्सेप्ट अपने आप ही क्लियर हो गया, क्योंकि पैरेलल बन जाएगा तो सम तो बन ही जाएगा। यही बोला इसने, इफ़ ए स्ट्रेट लाइन L falls on the 2 lines M and N such that sum of the interior angles on the one side of L is 2 right angles, then by Euclid's fifth postulate line M and L will not meet on this side of L। ऑब्वियसली मीट तो करेंगी नहीं। ठीक है, अगर मीट कर गई फिर थोड़ी ना होगा, तो ये पैरेलल लाइंस का कॉन्सेप्ट। ऑल्सो वी नो दैट द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑन द अदर साइड ऑफ द लाइन L will be 2 right angles, thus they will not meet on the other side also। ठीक है, तो दूसरी साइड की बात करें तो वहाँ पे भी वो लाइंस क्या करेंगे, मीट नहीं करेंगी, और दोनों एंगल्स का सम जो सेम साइड पे बनेगा वो क्या बनेगा, 2 राइट एंगल्स बनेगा। यानी इस तरह से फिगर आपकी हो जाएगी। ये L हो गया, ये M और N हो गया,
तो ये पैरेलल लाइंस ही हो गई। तो पैरेलल लाइंस का कॉन्सेप्ट कोई दिखा रहा है। मैं दोबारा फिर पढ़ती हूँ अगर आपको समझ में नहीं आया। इफ़ ए स्ट्रेट लाइन L falls on the two lines M and N such that sum of the interior angles on one side of L is one side of L मतलब ये वाली साइड होगी जैसे टू राइट एंगल, देन बाय यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट लाइंस M and L will not meet on this side of L, ये मीट नहीं करेंगे। Also we note at the sum of the interior angles on the other side of the line L will be two right angles। अब अदर साइड यानी ये वाली साइड होगी, ठीक है। Thus they will not meet on the other side also, so it deal with the parallel lines, these lines will not intersect to each other। तो ये पैरेलल लाइंस के कॉन्सेप्ट को समझाता है। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो आप मुझे व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं। थैंक यू ऑल। आपका ये चैप्टर इस तरह से 5th ख़त्म हो चुका है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे।